Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 1 Electric Charges and Fields or Electrostatics, Part 7 Continuous Charge Distribution. अभी तक हमने जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है उसमें हमने पॉइंट चार्जेस को लिया है. पॉइंट चार्जेस का मतलब है वो चार्जेस जिनकी कोई डायमेंशन नहीं है. मतलब अभी तक हम बस ये बोलते हुए आए हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज रखा है Q और इसकी वजह से यहाँ R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो. तो आप आराम से निकाल ले. तो यहाँ पर E हो जाएगी KQ/R². ठीक है, और R यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन है. तो हम ऐसे निकाल रहे हैं. हम यहाँ पर जब चार्ज रख रहे थे तो हमने ये नहीं बोला कि ये चार्ज का साइज़ क्या है, कि ये स्फीयर है, क्यूब है, एक सिलेंडर है या कोई एक रैंडम शेप है जिसका साइज़ फलाना फलाना है. तो जैसे कि आपको पता है हम रियल लाइफ के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं देखते जिनमें कोई डायमेंशन ही ना हो, कोई साइज़ ही ना हो. साइज़ सब में होता है, बट स्टिल हम चीज़ों को पॉइंट चार्जेस ले सकते हैं अगर हम बहुत दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो. ठीक है, चलो इन सब चीज़ों को एक एग्जांपल से समझते हैं. तो देखो, सपोज हमारे पास ये दो कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि -5 कूलम एक चार्ज रखा हुआ है और 10 सेंटीमीटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो आप सिंपल सीधा फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा, KQ/R² वाला. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितनी आएगी, K × 5/R². 10 सेंटीमीटर होता है 0.1 मीटर, तो मतलब इसका स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ये इधर इतनी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी भी चार्ज 5 कूलम है, -5 कूलम, लेकिन इस बार एक स्फेरिकल शेल है, उस पर दिया गया हमें -5 कूलम जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ से 6 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. अब देखो प्रॉब्लम क्या है. ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ से जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ से सिर्फ 6 सेंटीमीटर दूर है. और ये वाला पोर्शन कितने सेंटीमीटर दूर है, 6 + 8 14 सेंटीमीटर. ऑलमोस्ट उससे डबल से भी ज़्यादा. ये वाला पोर्शन यहाँ से कितना मीटर दूर है, कितना सेंटीमीटर दूर है, अराउंड 10 सेंटीमीटर. ये वाला भी 10, ये वाला कुछ, ये वाला कुछ, और ये सब छोटे 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 पार्ट मिलकर ये पूरा चार्ज -5 कूलम बनाए. तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते. ठीक है, ये पॉइंट चार्ज था तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन इसके लिए हमें एक अलग ही मैथमेटिक्स यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी इधर. ओके, तो देखो तरीका एक क्या है. जैसे कि आपको पता है कि -5 कूलम चार्ज कैसे आया होगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन इसे मिले होंगे तभी -5 कूलम आया होगा. और ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे, है ना. तो देखो एक तरीका क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, कि हम एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देखें और हर एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ से डिस्टेंस निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और सबका फिर हम वेक्टर एडिशन कर दें. ठीक है, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आएगा. 3 × 10⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर. ठीक है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप हर एक इलेक्ट्रॉन को लेकर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, उन सबका वेक्टर एडिशन करोगे, तो देखो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा. लेकिन हाँ, बात यह है कि आपका एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आएगा. प्रॉब्लम क्या है कि ना तो हमें पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं. जैसे कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स एकदम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. तो पहला तो हम सारे इलेक्ट्रॉन्स एक एक को लेकर, पहले बात तो हमें उन्हें ढूंढ नहीं सकते एक एक इलेक्ट्रॉन को, उनकी पोजीशन क्या है एग्जैक्ट. और फिर अगर हमने ढूंढ भी लिया, उनकी पोजीशन हमें पता भी है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकालने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो अगर एग्जैक्ट साइंस की बात करें तो ये तो है एग्जैक्ट साइंस, हमें इस तरीके से करना पड़ेगा. इंजीनियरिंग में ना हमें एग्जैक्ट आंसर की ज़रूरत नहीं होती. सपोज़ मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल भी देता हूँ. ठीक है, सपोज़ मेरे पास एकदम एक सुपर कंप्यूटर है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है, और वो सारी कैलकुलेशन कर भी देता है. लेकिन देखो अगर उसका कॉस्ट लग रहा है अराउंड, उस कैलकुलेशन का अगर कॉस्ट लग रहा है $50,000 और उसमें 2-3 दिन लग रहे हैं सपोज़. ठीक है, अब 3 दिन लग रहे हैं, $50,000 लग रहा है, और हमारा आंसर आया जो एकदम रियल आंसर है. सपोज़ आया, कुछ भी ले लेते हैं वैल्यू. ठीक है, कुछ भी एक रैंडम वैल्यू. सपोज़ ये आंसर आया 3.021 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम. सपोज़ ये आंसर आया. ठीक है, लेकिन
हम क्या करते हैं, हम है ना इस चीज़ को अप्रॉक्सीमेट करेंगे, मतलब हम इसमें कुछ अप्रॉक्सीमेशंस लेंगे ताकि हमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन ना पता होते हुए भी हम एज्यूम करेंगे कि हमें यहाँ पर ये चार्ज पता है, इतना यहाँ पर चार्ज है, हम ऐसे एज्यूम करेंगे और उससे हमारा आंसर आ रहा है अराउंड मान लो 3.03 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा रियल आंसर है इसमें $50,000 लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं। ठीक है, इसको डेज लिख देते हैं और हम मैथमेटिक्स में थोड़ा एक सिंपल फॉर्मूला बना के और अगर हम आंसर निकाल रहे तो हमारा आंसर ये आ रहा है और इसमें हमें लगे बेयरली मान लो 10 मिनट्स। ठीक है, तो भाई रियल वर्ल्ड के अंदर आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप ये करोगे, क्योंकि ये आंसर और ये आंसर में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमारा पैसा बच रहा है, हमारा टाइम बच रहा है। तो हम इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, हम इंजीनियरिंग वर्ल्ड में बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशन करते हैं और वो अप्रॉक्सीमेशन सही रहते हैं, बहुत अच्छी एक्यूरेसी रहती है उनकी, ताकि हमारा जो डे टू डे वर्क है इंजीनियरिंग में वो चल जाए। सपोज हमें एयरप्लेन की लिफ्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब एयरप्लेन की लिफ्ट कैलकुलेट, अगर हमें एग्जैक्ट लिफ्ट कैलकुलेट करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि एयर का एक एक मॉलिक्यूल, उसकी पोजीशन क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, वो उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, इतनी सारे फैक्टर्स हैं, इतने सारे वेरिएबल्स हैं। हम अगर एग्जैक्ट लिफ्ट निकालेंगे तो हम नहीं निकाल पाएंगे। हम करते क्या है, हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाते हैं और उसके अंदर हम एवरेज प्रेशर लेंगे, एवरेज वेलोसिटी लेंगे, एवरेज टेम्परेचर लेंगे और एक सिंपल सा फॉर्मूला में डालेंगे और लिफ्ट आ जाएगी हमारी। और वो आंसर हमारी ऑब्जर्वेशन से काफ़ी मेल खाता है, बहुत एक्यूरेट रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इंजीनियरिंग वर्ल्ड में, अप्रॉक्सीमेट करते हैं चीज़ों को। हम अगर टेम्परेचर नाप रहे हैं तो एग्जैक्ट टेम्परेचर हम नहीं नाप सकते, हम एक एवरेज टेम्परेचर नापेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली ये हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम भी एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं और वो अप्रॉक्सीमेशन कैसे है देखते हैं। तो देखो हमारा ये सपोज वो स्फेरिकल शेल है, मतलब अंदर से खाली है ये। ठीक है, और ये उसकी सरफेस है पूरी। तो जैसे कि हमको पता है जो हमने चार्ज इधर दिया, ठीक है, -5 कूलम, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन से बना है और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे रैंडमली पूरी सरफेस पे। ठीक है, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे उस शेल के। तो हम अप्रोक्सीमेशन क्या करते हैं कि हमें एक छोटा सा एरिया लेते हैं। ठीक है, सपोज हमने एक छोटा सा ये एरिया लिया। ओके, हमारा अप्रोक्सीमेशन इधर मेन ये है, हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि जो छोटा सा एरिया है ना, जिसका एरिया है डेल्टा ए, हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि इस पे जो चार्ज है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ पर हर जगह इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हर पॉइंट पर। तो यूनिफॉर्म एक चार्ज हो गया। ठीक है, तो हम इसको एक यूनिफॉर्म चार्ज भी ले सकते हैं, डेल्टा क्यू। ओके, और ये जो डेल्टा क्यू आएगा, हम इसकी वजह से, हम इस पोर्शन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, वो आएगी के डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर ये है, ठीक है, इसे आर नहीं लेते, चलो इसे हम एक्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स है ये डिस्टेंस। तो हमारा देखो यहाँ पर आसानी क्या हो गई कि हम क्या करेंगे, हम ये पूरी सरफेस है ना उसकी स्फेरिकल शेल की, हम उसे एक छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करेंगे। एक एरिया ऐसा इधर होगा, एक एरिया ऐसा इधर होगा, छोटा छोटा। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे एरियाज जब हम लेंगे, फिर हम वो, जैसे आपको पता होगा मल्टीपल चार्जेस के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना, ऐसे सिमिलरली हम हर छोटे छोटे पोर्शन के लिए उनका जो डेल्टा क्यू होगा उनको सेपरेट चार्ज मानते हुए यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकाल देंगे। मतलब इंडिविजुअली जो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो हम रियल वर्ल्ड में इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, अगर मैं इस डिस्टेंस को 6 सेंटीमीटर की जगह 60 मीटर कर देता, ठीक है, अगर ये 60 मीटर रहता ना तो हम ये वाला सिंपल फॉर्मूला लगा सकते थे, क्योंकि देखो
देखो अगर सपोज ये होता 60 मीटर, अगर ये होता 60 मीटर, तो देखो ये पॉइंट यहाँ से कितना दूर है 60 मीटर, और ये वाला पॉइंट यहाँ से कितना दूर है 60.04 मीटर। तो इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस है ना वो नेग्लिजिबल है। तो इसलिए अगर ये 60 मीटर दूर निकालना है हमें, तो हम इसे पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो रूल क्या है, अगर ये जो डिस्टेंस है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है उस बॉडी के, चार्ज की जो बॉडी है उसके साइज से, तो हम उसे पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं। ओके, और अगर वो डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है तो भाई हमें मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा। तो देखो ये अप्रोक्सीमेशन यूज़ करने के बाद हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं, क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं हम सिग्मा, जिसका साइन होता है मतलब सिग्मा, और जिसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये सिग्मा होता क्या है, ये सिग्मा हम डिफाइन करते हैं डेल्टा क्यू, जो चार्ज है हमारा छोटे सरफेस पे, डिवाइडेड बाय डेल्टा ए, वो एरिया छोटा सा। ओके, तो ये होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर हमने चीज़ डिफाइन कर दी पूरी बॉडी के लिए, तो सपोज इस पोर्शन का एरिया है डेल्टा A2, तो हमारा जो यहाँ पर चार्ज आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा Q2 कितना आएगा हमारा, सिग्मा इंटू डेल्टा A2। सिमिलरली डेल्टा Q3 कितना आएगा, सिग्मा इंटू डेल्टा A3। मेक सेंस है ना। सारे चार्ज निकल गए, उन सब के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह लिख सकते हैं इन सब छोटे छोटे चार्जेस के लिए, K डेल्टा Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू R1 यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन, प्लस K डेल्टा Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू R2 यूनिट वेक्टर, प्लस सिमिलरली सारे चार्जेस का कर दो, मतलब K डेल्टा Q1 अपॉन Rn का स्क्वायर और Rn यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अगर इस सबको हमें एक लाइन में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा समेशन K इंटू सिग्मा डेल्टा A I डिवाइडेड बाय RI इंटू RI यूनिट वेक्टर। यहाँ पर I क्या है, ऑल, ये सारे जो एरियाज होंगे ऑल एरियाज। ठीक है, तो हमारे पूरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगी ऐसे। तो ये तो हमने बात की सरफेस की। सिमिलरली जो चार्ज बॉडी है वो लीनियर भी हो सकती है। जैसे कि अगर ये कोई थ्रेड है बड़ा, ठीक है, और मैंने इसको चार्ज दे दिया Q, मतलब वायर है या थ्रेड है, ठीक है, इसको मैंने चार्ज दे दिया Q, तो यहाँ पर जैसे हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन की ना, कि जो चार्ज है डिवाइडेड बाय एरिया, हम यहाँ पर क्या डिफाइन कर सकते हैं, सिमिलरली लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस पोर्शन का चार्ज निकालना है तो इसकी अगर हमें लेंथ सपोज dx दे रखी है, तो ये dq कितना आएगा हमारा, लैम्डा इंटू dx। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है और हमें एक लीनियर एलिमेंट दे रखा है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक सॉलिड बॉडी दे दें। ठीक है, ये एक स्फीयर है, तो यहाँ पर सॉलिड बॉडीज़ के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। हो गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो किसी भी पोर्शन का अगर हमें चार्ज निकालना है तो हम डेल्टा क्यू क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू डी क्यू लिख देते हैं। तो डी क्यू क्या होगा हमारा, रो इंटू ये छोटा वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि चार्ज एकदम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ऐसा बहुत जगह एज्यूम करते हैं कि ये जो चार्ज हमने यहाँ 5 कूलम दिया ना, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम यहाँ पर सिग्मा कितना निकालेंगे, इस केस के लिए हमारा सिग्मा क्या हो जाएगा, टोटल हमें चार्ज दिया -5 कूलम,
तो -5 डिवाइडेड बाय इसका पूरा सरफेस एरिया मतलब 4πr², तो हमारा सिग्मा ये आ गया। सिमिलरली अगर हमें चार्ज इस वायर पे, इस लेंथ पे अगर क्यू दिया है और इसकी लेंथ है एल, ठीक है, ये है एल, तो हमारा लैम्डा कितना आएगा इधर, क्यू अपॉन एल, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो। सिमिलरली इधर हमारा रो क्या आएगा, जो इस पर चार्ज दिया है क्यू अपॉन पूरा वॉल्यूम मतलब 4/3πr³। तो ये सब चीज़ें हैं अगर चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, एकदम यूनिफॉर्मली। तो चलो इसको समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखो हमारे पास ये एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इसकी हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा, ठीक है, हमें दे रखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके, और ये प्लस लैम्डा है मतलब प्लस चार्ज की वजह से, ठीक है। ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, लेंथ इन्फाइनाइट है। हमसे पूछा जा रहा है कि इस वायर से अगर हम कुछ r डिस्टेंस पे जाके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इधर तो कितनी आएगी, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ये जो इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ेंगे, ठीक है, और हर छोटे छोटे एलिमेंट्स को तोड़ के छोटे छोटे चार्ज बना के हर उस इंडिविजुअल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो हम कैसे करेंगे, ये हमें दे रखा है r, हम क्या करेंगे y या x, ठीक है, x ले लेते हैं हम, x डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट dx ले लेते हैं, dx लेंथ का, ठीक है। तो यहाँ पर जो dq आएगा वो कितना आएगा, लैम्डा इंटू लेंथ कितना है dx, तो ये छोटा सा चार्ज जो होगा वो dq होगा लैम्डा इंटू dx। इस छोटे से चार्ज के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ओके। तो इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, ओके, इधर कहीं आएगी। अब देखिए सपोज ये एंगल है थीटा, मतलब ये भी थीटा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर हॉरिजॉन्टल में इस तरफ और एक होगा वर्टिकल में इस तरफ। तो देखो जैसे x डिस्टेंस ऊपर एक एलिमेंट लिया और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई, सिमिलरली एक x डिस्टेंस नीचे एक जो एलिमेंट आएगा इधर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी ऐसे, और उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाला एक वर्टिकल वाला। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, लेकिन जो वर्टिकल वाला होगा वो एक दूसरे को ये बैलेंस आउट कर देंगे। तो अगर एक एलिमेंट ऐसे जा रहा है ऊपर, ठीक है, और उसका जो वर्टिकल एलिमेंट होगा ये वाला, ये और ये बैलेंस आउट हो जाएंगे और इधर ऐड हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट लेने हैं सबके, ओके। तो पहले तो हमें यहाँ पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या आएगी, ओके, इसे हम बोल देते हैं डी ई। तो हमारा डी ई क्या आएगा, डी आएगा के क्यू, क्यू कितना है हमारा डी क्यू मतलब लैम्डा डी एक्स, तो लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाय r²। r हमारा कितना है, ये x से ये r है, तो ये हो गया √x² प्लस r², √x² प्लस r², ठीक है, और उसका स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा हमारा x² प्लस r², ये आ गया d। हमें इसका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट लेना है, मतलब इसका कॉस कंपोनेंट। तो यहाँ से पहले हमें कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब r अपॉन में √x² प्लस r²। तो हमारा कॉस थीटा है r अपॉन √r² प्लस x², ओके। तो देखो हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड करने हैं, मतलब इंटीग्रेट डी ई कॉस थीटा, ओके। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, सारी वैल्यूज़ डाल देते हैं, इंटीग्रेशन डी ई कितना है हमारा के लैम्डा डी एक्स अपॉन x² प्लस r² इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा कितना है r अपॉन x² प्लस r² का स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ पर x के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमारी x की लिमिट कैसे कहाँ से कहाँ तक है,
हमारा x नीचे माइनस इन्फिनिटी से लेके ऊपर पूरा प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, सारे एलिमेंट्स लेने। तो हमारी लिमिट क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी हमारी, यहाँ से जो कॉमन जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर ले लेते हैं, तो k लैम्डा r बाहर ले लिया और हमारा बचा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, सॉरी आप 12th में पढ़ेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ बोलेंगे कि x को हम ले लेते हैं r tan थीटा। ओके, तो dx क्या हो जाएगा, r सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। dx की वैल्यू इधर डाल दो और x की वैल्यू इधर डाल दो, तो हमारा e कितना बच जाएगा, k लैम्डा r इंटीग्रेशन। और जैसे कि आपको पता होगा जब हम ऐसे चीज़ें चेंज करते हैं तो रेंज भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो हमारा अगर हम यहाँ पर x इन्फिनिटी डालें तो थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, और माइनस इन्फिनिटी डालें तो थीटा कितना आ गया माइनस 90 डिग्री। और वो सेंस ही बनाता है, देखो आप फिगर को भी देख के थीटा की रेंज पता लगा सकते हैं। जब ये थीटा, देखो जितना x बढ़ता रहेगा थीटा बढ़ता रहेगा, और जब x इन्फिनिटी हो जाएगा तो मतलब ये जो लाइन है पैरेलल टाइप हो जाएगी, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और नीचे वाले के लिए माइनस 90। तो हमारी रेंज कितनी हो गई, माइनस 90 टू 90। ऊपर dx था तो r सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो हमारा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर और इसके पूरे की पावर 3/2। यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, k लैम्डा r माइनस 90 टू 90, r ऊपर सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर स्क्वायर बाहर लेंगे पावर के साथ आएगा, तो आर स्क्वायर इंटू 3/2, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, वो क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। तो ये हो गया k लैम्डा r, ऊपर बचा हमारा r सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ओके, और ये r और यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी। सिमिलरली ये सेकेंड क्यूब थीटा बचेगा नीचे, वहाँ से सेकेंड स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो हमारा नेट रिजल्ट क्या बचेगा, माइनस 90 से 90 डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर सेकेंड थीटा, और सेकेंड थीटा क्या था 1/cos थीटा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा k लैम्डा, अगर ये नीचे ले आते हैं तो ये r बचेगा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा की हमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डालनी है थीटा की, माइनस 90 से लेके 90। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, k लैम्डा बाई r इंटू साइन 91 माइनस साइन माइनस 90 तो -1। तो ये आ गया हमारा 1 + 1 2 हो गया, तो 2k लैम्डा बाय r। तो देखो लीनियर चार्जेस के लिए हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा ये पूरा वीडियो दोबारा देखें और एक एक स्टेप को फॉलो करें। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो अगर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक वायर है जो कि इन्फाइनेटली लॉन्ग है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस पे, हम छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है, उन छोटे छोटे एलिमेंट्स का जो छोटा छोटा चार्ज आएगा dq, हम उन छोटे छोटे चार्जेस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सिंपल फॉर्मूला लगा के, कौन सा, kq/r²। ओके, होगा क्या कि इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, क्योंकि जो एलिमेंट ऊपर है एग्जैक्ट उसकी मिरर इमेज एक एलिमेंट नीचे होगा। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो पहले वाले के वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा, तो दोनों के सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे। तो सिमिलरली हम सारे पेयर्स जितने भी लेंगे पूरी इन्फिनिट वायर के लिए, उन सब के जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेने हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हमें उसका cos थीटा लेना पड़ेगा,
कॉस थीटा हमारा आएगा आर अपॉन ये हाइपोटेन्यूज। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डी मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका, के लैम्डा डी एक्स स्मॉल चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस ये है हाइपोटेन्यूज और उसका स्क्वायर, तो ये हो गया। ठीक है, फिर हमें ये मतलब हॉरिजॉन्टल वाला जो डी आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, मतलब सब चार्जेस को ऐड करना है, इंटीग्रेशन मतलब ऐड होता है। फिर हमारी रेंज बनेंगी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स की, ऑब्वियसली सिंपल है। फिर बस इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन के लिए आपको ये उसके अंदर ये एक्स की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी आर टेन थीटा। ओके, सिंपल, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। आपका होमवर्क क्या है, आंसर कमेंट करना कि अगर एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, अभी हमने बीच में से कहीं बोला था, अभी मैं बोलता हूँ उसके बॉटम से। ठीक है, बॉटम से अगर आर डिस्टेंस पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या आएगी। एक सिंपल सा हिंट है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट वर्टिकल ये, और यहाँ पर कोई किसी को कैंसिल आउट नहीं कर सकता, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, आंसर कमेंट करना, ई हॉरिजॉन्टल और ई वर्टिकल। चलिए इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का। अगर हमें रिंग दे रखी है कोई, अगर एक रिंग दे रखी है जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, थिकनेस नेग्लिजिबल है, ठीक है, इसका है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, रेडियस है आर। हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी एक्सिस पर, जो एक्सिस है यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। ओके, तो देखो इसमें भी सेम करेंगे हम एक एलिमेंट लेंगे छोटा सा, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसके जो कंपोनेंट्स है उस कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे। तो जैसा यहाँ पर हो रहा था कि एक वर्टिकल कंपोनेंट कट रहा था दूसरे चार्ज से, दूसरे उसकी मिरर इमेज से, तो जैसे यहाँ पर एक चार्ज है, इसका एक मिरर इमेज इधर होगा कहीं, ठीक है, तो इसकी जो वर्टिकल वाली आएगी इसकी वजह से, सिमिलरली इसकी वजह से जो वर्टिकल वाली आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ भी नेट जो रिजल्ट आएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, हम अगर इस जो ये रिंग है, अगर मैं इसको सामने से देखूं तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है, ये है आर। अपन क्या करेंगे, कोई थीटा पे जाएंगे और एक डी थीटा का एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, ये एंगल है डी थीटा, तो ये जो लेंथ आएगी ये छोटी सी, ये कितनी आएगी, डी एल बोलते हैं इसको, ये आएगी रेडियस इनटू एंगल, मतलब आर डी थीटा। ओके, तो हमारा डी क्यू चार्ज कितना आएगा, डी क्यू चार्ज स्मॉल चार्ज इस एलिमेंट के लिए आएगा लैम्डा इंटू डी एल मतलब लेंथ, तो या फिर आर डी थीटा हमारा, तो हमारे स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज है वो आ गया डी क्यू लैम्डा इंटू आर डी थीटा। तो देखो इसका हमें ये जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है सिर्फ ये लेना है, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल प्लेन बोलना चाहिए। तो देखो इस चार्ज की वजह से जो कंपोनेंट आएंगे वो एक इधर आएगा एक्सियल डायरेक्शन में, और एक आएगा इधर इसका जो इक्वेटोरियल प्लेन है उसके अंदर, क्योंकि इसकी वजह से इसकी जो एलिमेंट एकदम यहाँ बाहर की तरफ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट, और एक आएगा अंदर की तरफ, इस पॉइंट के अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर, और यहाँ वाला जो एलिमेंट है जो पीछे वाला है उसकी तरफ से यहाँ बाहर की तरफ, तो एक ये प्लेन बनेगा। ओके, ऐसा प्लेन, और इस प्लेन के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट आएंगे वो बैलेंस आउट हो जाएंगे, क्योंकि इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा ये वाला, इसको करेगा ये वाला। ओके, तो हमारा नेट रिजल्ट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, तो सिंपल है, जैसे हमने उसके लिए क्या था वायर के लिए, अगर ये आर है ये एक्स है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो एंगल है थीटा, ठीक है, ये कितना आएगा, आप निकाल सकते हो, कॉस थीटा निकालोगे तो एक्स बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पहले हम स्मॉल एलिमेंट के से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जिसे हम बोल देते हैं डी ई। ये क्या होता है, के इंटू डी क्यू, डी क्यू कितना है लैम्डा आर डी थीटा,
डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, ये हाइपोटेन्यूस, तो मतलब रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और हमें सबका कॉस कंपोनेंट लेता है तो कॉस थीटा इधर क्या आएगा, सेम वही एक्स बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, जैसे पहले किया था। ठीक है, तो हम यहाँ डी की वैल्यू डाल देते हैं, तो यह आएगा हमारा के लेमडा आर डी थीटा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सॉरी स्क्वायर था, मैं ये हर बार भूल जाता हूँ। ओके, तो यह आएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर हम थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पर थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 डिग्री से लेके 2 पाई तक, तो 0 to 2 पाई, या फिर 180 बोल दिया, 2 पाई लिख देते हैं, 2 पाई रेडियंस। ओके, तो हम यहाँ पर जो चीज़ें कांस्टेंट हैं जो थीटा के साथ चेंज नहीं हो रही वो बाहर ले लेते हैं, तो हमारा सब कुछ बाहर आ गया, के लेमडा आर एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बस हमें इंटीग्रेट थीटा को करना है 0 से 2 पाई तक डी थीटा। तो ये आ गया हमारा ई के लेमडा आर एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू यह आएगा थीटा, और थीटा 2 पाई माइनस 0 मतलब 2 पाई। ओके, तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, के 2k बोलते हैं, 2k पाई लेमडा आर एक्स डिवाइडेड बाय रूट आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो यह कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आपको होपफुली आपको समझ में सब कुछ आया होगा, अगर नहीं आया तो घबराने वाली बात नहीं है, ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर लेवल है, लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया तो आप कर सकते हो। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे गॉस लॉ, हम एक्चुअली किसी भी चीज़ के लिए सॉलिड बॉडी के लिए गॉस लॉ से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन गॉस लॉ में एक लिमिटेशन है। एक्चुअली होता क्या है कि गॉस लॉ के अंदर जब हम गॉसियन सरफेस लेते हैं, हम गॉसियन सरफेस उस सरफेस को बनाते हैं जो कि सिमेट्रिक है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। हम वो चीज़ें यहाँ नहीं ले सकते। ठीक है, हम अगले लेक्चर में गॉस लॉ पढ़ेंगे और उसके अंदर इसको सिर्फ 2 या 3 लाइनों के अंदर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। ओके, लेकिन समझने के लिए कि अगर हमें इंटीग्रेशन से बोला जाए करो और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ दे दी जाए तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है, इस तरह आपको आना चाहिए। ओके, सो गाइज अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, और गॉस लॉ को यूज़ करके हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे चीज़ों के लिए। ठीक है, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो चेक आउट माई फेसबुक पेज एंड ट्विटर। Okay, bye.